आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के कारण। पिछले टॉपिक में हमने एक नए विषय की शुरुआत करते हुए फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि का एक परिचयात्मक अध्ययन किया था और उसमें जानने की कोशिश की थी कि फ्रांस की क्रांति क्या थी और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। आज हम फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि अध्ययन की दृष्टि से फ्रांस की क्रांति एक विशद विषय है, इसलिए हम इसे अनेक भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। और आज भी हम फ्रांस की क्रांति के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण राजनीतिक कारण का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति मूल रूप से पुरातन व्यवस्था, जिसे ओल्ड रिजीम कहा जाता है, उसके विरुद्ध उत्पन्न असंतोष एवं विरोध का परिणाम था। इस पुरातन व्यवस्था में समाज जीवन के विभिन्न भागों जैसे राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र आदि में अत्यधिक अव्यवस्था का माहौल था। यदि हम विभागीय रूप से जानने की कोशिश करें तो राजनीति के क्षेत्र में निरंकुशता विद्यमान थी। शासक जो चाहता था वही करता था, राजा के ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं था। आर्थिक क्षेत्र में आम जनता का शोषण होता था। एक विशेषाधिकार वर्ग पैदा हो गया था, उसे अनेक प्रकार के विशेषाधिकार मिले हुए थे और देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उसके अधिकार में था। उसके बावजूद भी उसका राजकीय कोष में योगदान नगण्य बराबर था। सामाजिक क्षेत्र में भी कमोबेश यही स्थिति थी। अगर हम फ्रांस की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विषमता थी। पूरा फ्रांस 3 विभागों में विभाजित था, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट कहा जाता था। मोटे रूप में पहले 2 स्टेट्स में कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग आता था और तीसरे स्टेट में जन सामान्य वर्ग आता था। जन सामान्य वर्ग के पास संसाधनों की बहुत कम मात्रा थी, फिर भी उसे अत्यधिक मात्रा में कर देना पड़ता था और उसके बावजूद भी उसकी सामाजिक मान्यताएं या समाज में स्वीकारोक्ति या समाज में समानता का अधिकार उसको नहीं था। इसी प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र में अव्यवस्था थी। इस अव्यवस्था का फ्रांस की जनता में भारी असंतोष था और इस असंतोष को कोई चिंगारी देने की ज़रूरत थी, जो इसे एक अग्नि के रूप में प्रज्वलित कर दी। और ये चिंगारी देने का कार्य किया 1789 ईस्वी में उत्पन्न वित्तीय संकट ने। और इस वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप जो घटनाक्रम शुरू हुए, उन्होंने क्रांति के पथ का निरूपण किया। फ्रांस की क्रांति के के। संदर्भ में ये बात जानना जरूरी है
कि फ्रांस की जनता उस समय केवल आंशिक सुधार और कुछ परिवर्तन चाहती थी उस ओल्ड रिजीम में, उस पुरातन व्यवस्था में, और वे चाहती थी कि उनके अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाए, उनका आर्थिक शोषण रोका जाए, सामाजिक क्षेत्र में उनको समानता का अधिकार दिया जाए, उनको एक स्टेटस प्रदान किया जाए। उनके मन में किसी भी प्रकार की ऐसी विचार नहीं थे कि वो क्रांति की जाए। क्रांति जैसे आमूलचूल परिवर्तन के विषय में उनके दिमाग में कोई विचार नहीं था। परंतु उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक अव्यवस्था से उत्पन्न असंतोष था, उस असंतोष की अभिव्यक्ति जब 1789 ईस्वी में हुई वित्तीय संकट के समय, तो उस अभिव्यक्ति को शासक वर्ग और विशेषाधिकार वर्ग ने कोई विशेष तवज्जो नहीं दी, उनकी सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने हठधर्मितापूर्ण रवैया अपनाकर आम जनता के विरुद्ध कार्य किया, जिससे आम जनता क्रांति के पथ पर चलने के लिए मजबूर हो गई। यदि उस समय ये जो प्रशासनिक वर्ग है, ये वर्ग यदि जनता की भावनाओं को समझता और उनके अनुरूप आंशिक संशोधन कर देता, तो बहुत हद तक संभव है कि फ्रांस को क्रांति के पथ पर चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आखिर फ्रांस की क्रांति के घटित होने के पीछे क्या कारण थे? जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी घटना या क्रांति के घटित होने में अनेक कारणों का समुच्चय होता है, अनेक कारणों का मिला जुला एक रूप होता है और वो उनमें से बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके परिणाम स्वरूप जो पीड़ित वर्ग है, उस पीड़ित वर्ग में धीरे धीरे असंतोष की मात्रा बढ़ती जाती है और वह असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको किसी एक छोटी सी घटना की जरूरत होती है, जिसे हम तत्कालिक कारण कहते हैं, और उस तत्कालिक कारण से वो घटना फूट पड़ती है और मूर्त रूप में सामने आ जाती है। फ्रांस की क्रांति भी इसी प्रकार से अनेक कारणों का समुच्चय था और वो कारण भी धीरे धीरे इकट्ठे हुए असंतोष के रूप में तब्दील हुए। उन कारणों के द्वारा उत्पन्न असंतोष इस प्रकार से एकत्रित होता गया। इन कारणों को हम राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारणों में विभाजित करके फ्रांस की क्रांति का अध्ययन कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने फ्रांस की क्रांति के पीछे का एक प्रमुख कारण, राजनीतिक कारण को लिया है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था उस समय कैसी थी और उसने किस प्रकार क्रांति को होने में सहयोग दिया। अन्य यूरोपीय राज्यों की तरह फ्रांस में भी उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा राज्य का प्रमुख होता है और राजा वंशानुगत होता है, अर्थात एक राजा के मरने के बाद उसके वंशज ही उसके उत्तराधिकारी बनते थे, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो।
उस वंश से अलग राजा बनाने के लिए युद्ध में उसको हराकर पराजित किया जाए या किसी बलपूर्वक उसको गद्दी से उतारकर दूसरे राजा को बैठाया जाए। दो ही रास्ते थे, परंतु चूंकि राजा के पास बड़ी सेना होती थी इसलिए ये दोनों ही रास्ते बड़े कठिन थे। फ्रांस का राजा अपने आप को राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ मिलाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि वो मानता था कि उसे जो राजा का पद मिला है वह दैवीय आशीर्वाद से मिला है, न कि जनता के सहयोग और समर्थन से। चूँकि जनता के सहयोग और समर्थन से उसे राजपद प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए वह अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी भी नहीं समझता था। और यही कारण है कि जनहितैषी कार्यों के लिए कार्य करने के लिए वो अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाता था। राजा मूलतः निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था और उनका शासन दिखावे के लिए तो जनता के लिए काम करने वाला था। यानी जो भी काम किए जाते थे वो जनता के हित के लिए किए जाते थे, ये दिखाने की कोशिश की जाती थी, परंतु मूलतः उनका शासन तानाशाही पर आधारित था। और इस तानाशाही के कारण जनता से वह लगातार उसका संबंध जो संपर्क था वो टूटता गया। और अगर हम ये कहें कि जनता क्या चाहती है, जनता का क्या विचार है, वो विचार राजा तक पहुंच नहीं पाता था। उनके बीच में किसी प्रकार का ज़्यादा संपर्क नहीं था। और यही कारण है कि राजा के स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्यों के कारण फ्रांस धीरे धीरे आम जनता से अलग हटता गया। और जब उसके ऊपर वित्तीय संकट आया तो उसके बाद वो असंतोष, जनता का असंतोष भी एक मुखर रूप में उसके सामने आया। जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय बूर्बो वंश का शासन फ्रांस पर था और लुई 16 राजा था। लुई 16 के समय क्रांति हुई, परंतु जैसा कि हमने चर्चा की, क्रांति का प्रस्फुटन लुई 16 के समय में हुआ, परंतु इसके जो प्रमुख कारण थे वो कारण बहुत पहले से ही बनते आ रहे थे। जो असंतोष था जनता में वो बहुत पहले से ही बनता आ रहा था। और उस असंतोष को बनाने में दो प्रमुख राजाओं का मुख्य भूमिका थी। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, जिनमें एक था लुई 14, लुई 14वां और दूसरा था लुई 15वां। लुई 14वें ने 1673 से लेकर 1715 ईस्वी तक दीर्घ काल तक शासन किया। लगभग 72 वर्ष तक उसने शासन किया। और उस 72 वर्ष के शासन में उसका जो मुख्य पार्ट था शासन का वो पूरी तरह से निरंकुशता पर आधारित था। उसकी स्वेच्छाचारिता के विषय में अगर हम एक स्टेटमेंट कहें जो उसके द्वारा कहा गया था तो हमें समझ में आ जाएगी कि लुई 14वां कितना ज़्यादा स्वेच्छाचारी था। वह कहता था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। इसका मतलब हुआ कि जो कुछ राजा चाहता है वही कानून है, वही नीति है, वही न्याय है। अर्थात राजा की स्वेच्छाचारिता ही सब कुछ है, उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि राजा पूरी तरह से स्वेच्छाचारी था
और इस स्वेच्छाचारिता ने उसे बहुत ज़्यादा निरंकुश बना दिया। और इस निरंकुशता की परिणति लुई XIV के समय उसके द्वारा लड़े गए निरंतर युद्धों के रूप में हुई। उसने अपने 72 वर्ष के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े और इन युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस का खजाना बहुत खाली हो गया, कम हो गया और फ्रांस के संसाधनों को भी भारी नुकसान हुआ। ये एक स्पष्ट सी बात है, युद्ध में चाहे हार और जीत किसी की भी हो, परंतु हानि दोनों तरफ से होती है। और ये बात फ्रांस के ऊपर भी लागू होती थी। फ्रांस का खजाना तो खाली हुआ ही, लगातार युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस की जनसंख्या भी 190 लाख से घटकर 170 लाख रह गई, अर्थात 20 लाख लोग इन युद्धों की भेंट चढ़ गए। और इसमें ऐसा नहीं है कि आम जनता ही मारी गई। लुई XIV का एक पुत्र और एक पोता भी इस युद्ध में मारे गए थे। और दीर्घ काल तक चले इन युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस की जनता का जो जीवन है वो अत्यंत कष्टप्रद हो गया था और वह ये भगवान से प्रार्थना करने लग गए थे कि किस प्रकार इस राजा से पीछा छूटे। और इसलिए जैसे ही कहा जाता है कि राजा की मृत्यु हुई तो फ्रांस की जनता खुशी से कांप उठी और उसने ईश्वर को इस उद्धार के लिए धन्यवाद दिया। तो इतना कष्टप्रद शासन लुई XIV के समय में रहा। लुई XIV जब मरा तो वह एक खाली खजाना और अस्त व्यस्त फ्रांस छोड़कर मरा। और उसके मरने के बाद उसका 5 वर्षीय पुत्र 5 वर्षीय प्रपौत्र लुई XV के नाम से शासक बना। और जब लुई XIV अपनी मृत्युशैया पर लेटा हुआ था और अंतिम सांसें ले रहा था, तो उसने लुई XV को बुलाया और उसे सलाह दी कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहें, युद्धों में ज़्यादा रुचि नहीं लें और न ही उसकी तरह अमर्यादित खर्चे करें, जनता का ध्यान रखें, शांति से रहने का प्रयास करें। ये एक नेक सलाह उसने अपने भावी उत्तराधिकारी और प्रपौत्र को दी। परंतु वो 5 वर्षीय बालक उस समय अपनी समझ के अनुरूप कितना उस नेक सलाह को समझ सका होगा, ये आगे आने वाला समय हमें बता देता है। जब वह शासक बना तो उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में अपने पहले वाले शासक के द्वारा दी गई नेक सलाह का कोई भान नहीं था, कोई स्मृति नहीं थी। और उसने भी फ्रांस को अनेक अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में झोंक दिया। इन युद्धों में पोलैंड के चुनाव का युद्ध जो 1733 से लेकर 1738 तक लड़ा गया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 से लेकर 1748 ईस्वी तक लड़ा गया, और विश्वविख्यात सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इन युद्धों में लुई XV ने फ्रांस को झोंक दिया। स्लाइड में जो सप्तऋषि युद्ध आप पढ़ पा रहे हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसे सप्तवर्षीय युद्ध आप पढ़ें। ये सप्तऋषि युद्ध की जगह पे सप्तवर्षीय युद्ध, इसको करेक्ट कर लें। तो इन युद्धों में उसने भाग लिया
और इससे फ्रांस की आर्थिक और अन्य संसाधन बड़े मात्रा में नष्ट हुए और फ्रांस को भारी हानि हुई। लुई 15 का जो मन था वो ज़्यादा राजकीय कार्यों में नहीं लगता था और ये मानता था कि ये नीरस और उबाऊकारी हैं। उसके स्थान पर उसका स्वभाव, उसका मन नृत्य, आखेट और स्त्रियों में रखता था और वह 2 स्त्रियों जिसका नाम मैडम द पांडुआ और मैडम द बेरी था, उनके मोह जाल में उलझ गया और उसके परिणाम स्वरूप उन पर न केवल बहुत मात्रा में उसने धन लुटाया, अनेक जागीरें उनको दी और साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उनके निर्णयों को भी उसने मानना शुरू कर दिया। और इसी कारण लुई 15 का शासनकाल पेटीकोट शासन कहलाता है या घाघरा सरकार कहलाता है। योग्य व्यक्तियों की राय निर्णयों में नहीं ली जाती थी। लुई 15 के विषय में एक बात कही जाती है कि वह वर्तमान में जीता था, वो भावी विकास के बारे में उसका बिल्कुल भी जोर नहीं था। वह कहता था कि आप मरे जग प्रलय, यानी उसके मरने के साथ ही संसार में प्रलय हो जाएगी, इसलिए कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो भविष्य के काम आए। लुई 15 के बाद उसका पोता लुई 16 के नाम से राजा बना। वह राजा बनने के योग्य नहीं था, परंतु इसलिए राजा बन गया क्योंकि कोई और व्यक्ति उत्तराधिकारी बचा ही नहीं था, इसलिए भाग्य से शासक बन गया। वह सरल स्वभाव का व्यक्ति था जो एक व्यक्ति के रूप में तो जिसे हम बहुत अच्छा कह सकते हैं, परंतु एक राजा के रूप में योग्य नहीं था। उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था और इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी सुंदर रानी मेरी एंटाइनेट के प्रभाव में आ गया। मेरी एंटाइनेट एक खूबसूरत महिला थी। खूबसूरत होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी कमियां भी थी। वह बहुत विलासी थी, कम पढ़ी लिखी थी, घमंडी एवं फिजूल खर्च थी। चाटुकारिता उसे बेहद पसंद थी और चूँकि राजा में निर्णय लेने की क्षमता की कमी थी, इसलिए रानी के निर्णय राजनीति के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होते थे, अधिक माने जाते थे। लुई 16 के समय एक और बड़ी बात जो हमें यहाँ पे जान लेनी चाहिए वो थी कि उस समय वर्साय का महल विलासिता का केंद्र बन गया था। वर्साय के महल फ्रांस में पेरिस से लगभग 12 किलोमीटर दूर थे, जहाँ पर राजा और उसका दरबार रहता था। और ये महल विलासिता का बड़ा केंद्र बन गया था। हम उस समय वर्साय के महल में जो धन खर्च होता था उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अधिक पैसा मौज मस्ती में, ऐशो आराम में और विलासिता पर वहाँ पर खर्च किया जाता था। 1789 ईस्वी में वर्साय के महल का खर्च लगभग $2 करोड़ था। आप समझ सकते हैं कि आज भी $2 करोड़ एक अपना स्थान रखता है और जब हम 1789 की बात करें तो $2 करोड़ का क्या मायने हो सकते हैं हम सब समझ सकते हैं। महल में 18,000 लोग रहते थे। इसमें से मात्र 2,000 लोग राजा के दरबारी, कुलीन आदि थे। बाकी 16,000 लोग केवल सेवा कार्यों में लगे हुए थे और इनके ऊपर बड़ी मात्रा में धन खर्च होता था। जैसे कि हमने अभी चर्चा कि 1789 में $2 करोड़ इस वर्साय के महल पर खर्च होता था और यह अपव्यय इतना ज़्यादा था कि इसे राष्ट्र की समाधि कहा जाता था, टम्ब ऑफ नेशन कहा जाता था।
तो इस प्रकार हमने जाना कि राजनीति के क्षेत्र में स्वेच्छाचारिता अपने चरम पर थी। जनता के और राजा के मध्य कोई बहुत बड़ा संपर्क नहीं था। स्वेच्छाचारिता के कारण, निरंकुशता के कारण फ्रांस ने अनेक युद्धों में भाग लिया, जिससे उसका खजाना खाली हुआ। अत्यधिक विलासितापूर्ण कार्यों पे पैसा खर्च होता था, जिससे भी उसके खजाने के ऊपर बोझ बढ़ा। और इस कारण जनता और उसके बीच में कोई सेतु नहीं होने के कारण जब असंतोष अपने चरम पर पहुंचा तो उसको रोक पाने में राजा सफल नहीं हुआ। तो आशा है फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक कारण है उसको समझने में हम सफल रहे होंगे। धन्यवाद।